फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये, और ये एग्ज़ाम के अंदर 5 मार्क्स कवर करता है। मतलब ये 5 नंबर आप 5 मिनट के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। और सही होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो मेरे साथ साथ रजिस्टर निकालें और पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जाके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है भाई एवरेज ड्यू डेट। हमें इसके अंदर एवरेज ड्यू डेट निकालना होता है। अब ये होता क्या है, पहले मैं लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एवरेज ड्यू डेट means the date where both parties, creditor or debtor, can settle off his dues without incurring any loss of इंटरेस्ट। पहले लिखें, साथ साथ नोट करते जाएं, फिर हम इन सभी को आराम से समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे लिखें। इसे निकालना कैसे है, इसका फॉर्मूला एवरेज ड्यू डेट बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। आगे लिखे नोट्स। नंबर 1, starting date should be ignored while counting number of days due date will be includes in counting of number of days, ठीक है। अभी कुछ समझा नहीं रहा हूँ मैं, सिर्फ आप फोकस करें लिखने पे, ठीक है। नंबर 2, आगे लिखें ड्यू डेट will be given in question. Sometimes maturity period
is given for bills. In such case, add 3 days as grace. आगे लिखें ड्यू डेट can never due dates can never be on holidays. In such case, prepone due date. ठीक है, इन सभी को समझेंगे। जल्दी लिखें इसको, बहुत छोटा सा है, आज के आज से ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ। नोट नंबर 3, इसमें लिख दें फॉलोइंग्स आर हॉलीडेज। जो हमारे पास छुट्टी होंगी ना, वो छुट्टी होंगी संडे और 2 अक्टूबर, 26 जनवरी एंड 15 अगस्त। ठीक है, जो हम हॉलीडेज़ लेंगे वो हॉलीडेज़ हमारे क्वेश्चंस में संडे होगा, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। नोट कर ले सभी ने, जल्दी नोट कर ले इसको यहाँ तक। अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया। ठीक है, मैं अभी कुछ भी समझा भी नहीं रहा हूँ। अब डायरेक्ट मैं सीधा एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सब ये बातें सारे जो लिखवाए मैंने वो क्लियर कराता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए बस थोड़ा सा पेशेंस रखें आप। ठीक है, चलिए आगे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देते हैं और फिर समझते हैं सारी बातें। ठीक है, चलिए लेट्स सपोज ड्यू डेट जुलाई, 2 अगस्त, 11 नवंबर। अमाउंट 500, 800, 1000। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करना है। ठीक है, सारी बातें नोट करना है, क्वेश्चंस भी नोट करने हैं। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और आगे लिखें एंड में प्रोडक्ट। आई होप दिख रहा हो आप सभी को। चलो, यहाँ पे बेस डेट 3 जुलाई ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट 3 जुलाई मैंने लिया क्या है, 3 जुलाई को एक बेस डेट लिया। अब ये होता क्या है, सारी बातें क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले मेरे साथ नोट करेंगे। तो 3 जुलाई से 3 जुलाई बेस डेट से ड्यू डेट आपको डेज काउंट करने हैं। ठीक है, तो 3 जुलाई से 3 जुलाई डेज हो गया आपका 0। ओके, अब 3 जुलाई से 2 अगस्त लेना है। ठीक है, तो 3 जुलाई, तो जुलाई के डेज रह गए आपके पास कितने, जुलाई के डेज रह गए आपके पास 28 प्लस अगस्त के हो गए 2, तो डेज आ गए आपके पास 30। ओके, तो इसके बाद 3 जुलाई से डेज काउंट करने 11 सितंबर। ठीक है, तो मुझे बताओ जुलाई के डेज रह गए 28, अगस्त के हो गए आपके पास 31 और सितंबर का हो गया 11।
अभी सिर्फ नोट करें, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सब आंसर मिलेगा आपको, बस मेरे साथ साथ नोट करें। तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल डेज हो गया 70, ठीक है। अब यहाँ लिखा मैंने प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालना है, इस अमाउंट का मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डेज से, तो ये हो गया 0। 30 को 800 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया आपके पास 24,000। फिर उसके बाद 70 को इसे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 70,000। इसे टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 94,000। और यहाँ पे अमाउंट निकाल देंगे टोटल, तो ये हो जाएगा 18 और 5 2300। ओके, तो यहाँ लिखें एवरेज ड्यू डेट। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। अभी सब समझ में आएगा, ठीक है। पहले मेरे साथ नोट करें। तो बेस डेट हमने लिया था 3 जुलाई, प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 94, 94,000, और टोटल अमाउंट है आपके पास 2300, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 जुलाई प्लस 94 को 23 से डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा आपके पास 41 डेज, ठीक है। 94,000 डिवाइड बाय 40.86 आ रहे, तो इसे राउंड ऑफ करके ले लेंगे 41 डेज। तो अब 3 जुलाई से 41 दिन, ठीक है। देखते हैं कौन सा डेट आ रहा है। 3 जुलाई से 41 दिन देखना है, तो जुलाई के रह गए आपके पास 28 प्लस दिन कितने बच गए 41 माइनस 21, 41 माइनस 28, तो हो गया 13। जुलाई अगस्त यानी आ गया आपके पास ड्यू डेट 13 अगस्त, तो इसे बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट 13 अगस्त, ठीक है। ओके, यहाँ तक नोट कर रहे हैं सब। अभी सब समझेंगे, ठीक है। अभी नोट करना है सिर्फ 13 अगस्त। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एज्यूम कर रहा हूँ। लेट इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। जितनी बातें लिखा है ना सब समझ में आएगा, बस 1-2 मिनट और वेट करें और मेरे साथ साथ नोट डाउन करें। इंटरेस्ट रेट मैंने लिया है 10% पर एनम, ओके। इसमें लिखिए नंबर लिखें ए, if amount received before 13 अगस्त जो हमारा ड्यू डेट है, एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। इफ़ अमाउंट रिसीव बिफोर 13 अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त से पहले रिसीव होता, तो यहाँ पे पहले रिसीव का डेट बता दूँ मैं, 13 अगस्त से पहले 2 डेट है, 3 जुलाई 2 अगस्त। तो अगर मैं ये ज़ूम करूँ, नंबर 1 अगर पेमेंट 3 जुलाई को होता, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 13 अगस्त पहले होता, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे गेन होता, इंटरेस्ट का फ़ायदा होता। कितना होता, अमाउंट लेने थे कितने से 2300, सॉरी 2300 नहीं 500 लेने, 500 इंटू इंटरेस्ट रेट लिया मैंने 10% इंटू। अब देखें 3 जुलाई को पेमेंट करना था,
13 अगस्त को हमारा एवरेज ड्यू डेट आया था, उससे पहले पेमेंट हुआ है 3 जुलाई को। ठीक है, तो ये डेज मैं काउंट करके बताता हूँ कितना हो गया ये आपके पास। ये हो गया जुलाई का 28, अगस्त का 13 डिवाइड बाय 365। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट बन जाएगा अराउंड 5.6 का गेन। इसमें दूसरा था, अगर वो पेमेंट कर देता ड्यू डेट 13 अगस्त से पहले 2 अगस्त को, तो मेरा गेन कितना होता। तो अगर वो पेमेंट करता 2 अगस्त को इंस्टेड ऑफ 13 अगस्त, तो मेरे पास गेन आता निकल कर 800 की पेमेंट है, उस पर इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, इनटू 2 अगस्त को पेमेंट हो जाता, करना था 13 को, तो आपके पास रह गया 11 डेज, 11 डिवाइड बाई 365। तो ये गेन निकल के आ जाएगा आपके पास 2.4 समथिंग। टोटल कर लेते हैं इसको, तो गेन कितना हो गया हमारा 5 2 7 ₹8, 8 रुपये का गेन। ठीक है, यहाँ तक नोट कर ले सभी ने। नोट करना है सारी बातें एक बार में कंप्लीट, बस एंड होने वाला है। ठीक है, अभी नोट करें। ओके, चलिए इसमें बी पार्ट, अगर वो एवरेज ड्यू डेट से जो हमारा आया था 13 अगस्त, इसके बाद पेमेंट करता, तो पेमेंट 11 सितंबर को, तो लेट्स सपोज तो लॉस कितना होता। तो लॉस अगर वो पेमेंट करता 11 सितंबर को, ठीक है, तो मेरे पास लॉस निकल कर आता 1000 का पेमेंट था, इंटरेस्ट का रेट है 10% और पेमेंट करना था 11 सितंबर को, 13 अगस्त को करा कब है 11 सितंबर। तो इसका मतलब हो गया अगस्त के रह गए आपके पास 28, सितंबर के रह गए आपके पास 11 डिवाइड बाई 365। तो इसे निकाल लेंगे तो ये राउंड ऑफ करके अराउंड ₹8 आएगा। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, अब मैं एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, चलिए देखिए, अब आ जाए नोट्स पे, जहाँ पे नोट्स लिखवाया था। ठीक है, चलिए मैंने लिखवाया था एवरेज ड्यू डेट, फिर बताया था मैंने इसकी मीनिंग। मैंने कहा था द डेट, दिख रहा है आप सभी को नोट्स में, देखिए द डेट वेयर बोथ पार्टीज क्रेडिटर और डेटर कैन सेटल ऑफ हिज ड्यूज विदाउट इंक्रिंग एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअली में क्या है कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है कि ऐसा डेट, ऐसी तारीख फिक्स करना जब जहाँ पे उस डेट पे किसी भी पार्टी, एक लेनदार और एक देनदार, एक लेने वाला पार्टी और एक देने वाली पार्टी, दोनों में से किसी का भी कोई भी इंटरेस्ट का लॉस ना हो, इंटरेस्ट का लॉस ना हो, तो उसे बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। ओके, एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है कि ऐसी डेट जहाँ पे बोथ पार्टीज, लेनदार और देनदार, आपस में ड्यूज़ को सेटल करते हैं, लेन देन सेटल करते हैं। ठीक है, जिससे उनका कोई भी इंटरेस्ट का लॉस ना हो। ओके, क्लियर है बातें। आगे इसका मैंने कहा था फॉर्मूला, एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कई बार मीन डेट। ठीक है, तो पहले इसको भी और देखते हैं, आगे देखें। फिर लिखवाया था मैंने नोट, स्टार्टिंग डेट शुड बी इग्नोर वाइल काउंटिंग नंबर ऑफ डेज। Starting date should be ignored while counting number of days. Due date will be included in counting of number of days. इसका क्या मतलब, देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन लिखा एग्जांपल। जब मैंने लिखवाया नोट्स में, देखें क्या लिखवाया मैंने, नोट्स में था स्टार्टिंग डेट शुड बी इग्नोर्ड। अभी मैं सिखा रहा हूँ कि एवरेज डेट कैसे निकालना है। ठीक है, एवरेज डेट कैसे निकालना है, ये एक फॉर्मूला है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये आपने सबने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बस आपको विजुलाइज कर दूंगा कि कहाँ पढ़ा हुआ है आपने, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। ठीक है, डेट का मतलब मालूम चल गया, एक ऐसी तारीख जहाँ पे लेनदार और देनदार के बीच कोई भी लॉस ना हो अपने ड्यू को सेटल करते वक्त। किसका लॉस, इंटरेस्ट का लॉस। ठीक है, देखेंगे इंटरेस्ट का लॉस का मतलब क्या हुआ। फिर उसके बाद बताया था स्टार्टिंग डेट शुड भी इग्नोर करना है वाइल काउंटिंग नंबर ऑफ डेज। हम निकालते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ डेज। ठीक है, कहाँ से, एक बेस डेट। अब ये बेस डेट क्या होता है ये भी समझते हैं। तो जब मैंने बेस डेट यहाँ पे 3 जुलाई लिया और मैंने डेज काउंट किया, तो मैंने क्या बताया, काउंटिंग करते वक्त आपने डेज को इग्नोर करना है। कौन सी डेट को, स्टार्टिंग डेट को। देखिए स्टार्टिंग डेट शुड बी इग्नोर वाइल काउंटिंग नंबर ऑफ डेज। तो मैंने क्या किया, इस 3 जुलाई को इग्नोर करा। ओके, इसको इग्नोर करना है।
ठीक है। इंक्लूड किसे करना है जब भी डेज काउंट करेंगे, तो लिखो ड्यू डेट विल बी इंक्लूड्स इन काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज। तो मेरे क्वेश्चन में देखो यहाँ से ड्यू डेट कितना था 3 जुलाई, ओके। तो 3 जुलाई यहाँ से कर जब काउंट करेंगे यहाँ तक, तो आपने ये वाला डेज एक्सक्लूड करना है, काउंट नहीं करना है, इस वाले को इंक्लूड करना है, ओके। जब भी नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो देखो 3 जुलाई से 3 जुलाई 0, आगे देखो 3 जुलाई से 2 अगस्त की बात कर रहा हूँ, तो जुलाई में दिन कितने बचे 28, मैंने इसको इग्नोर किया है 3 तारीख को, जुलाई होता है 31 का, ठीक है। जब जुलाई आपका 31 का है, 31 का है, जुलाई आपका 31 का है, ठीक है, और हम 3 जुलाई की बात कर रहे हैं, तो डेज रिमेनिंग कितने बचे 28, यानी इस वाले डेज को काउंट नहीं करना, 3 तारीख को काउंट नहीं करना, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 3 जुलाई से 2 अगस्त, इस वाले डेट को काउंट करना है 2 अगस्त को। तो देखिए 3 जुलाई से जब 2 अगस्त हम काउंट कर रहे हैं तो जुलाई का बच गया 28, ओके, और अगस्त का 2 दिन, तो मैंने ये वाला डेज क्या किया इंक्लूड किया। तो इस नोट नंबर 1 का मतलब ये था कि जब भी आपने नंबर ऑफ डेज काउंट करना है तो स्टार्टिंग डेट को इग्नोर करना है एंड नंबर ड्यू डेट को इंक्लूड करना है इसके अंदर, ओके। तो ये हो गया पहला नोट, क्लियर आप सभी को। चलिए सेकेंड नोट पढ़ते हैं। ड्यू डेट विल बी गिवन इन क्वेश्चंस। देखिए मेरे क्वेश्चन दिया था एग्जाम्पल, इसमें ड्यू डेट क्या है गिवन है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, समटाइम्स मैच्योरिटी पीरियड इज गिवन फॉर बिल्स। देखिए बिल्स की बात कर रहा हूँ, बिल्स का मतलब यहाँ पे है नेगोशिएबल बिल्स, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो उस बिल्स की बात कर रहा हूँ। अगर कई बार क्या हो क्वेश्चन में, आपको भी क्वेश्चन देखेंगे, समटाइम्स मैच्योरिटी पीरियड इज गिवन इन बिल्स, तो इन सच केस उसमें हम 3 दिन जोड़ देंगे ग्रेस का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा वो निकल जाएगा ड्यू डेट। और ध्यान रखना है ड्यू डेट कभी भी हॉलीडेज उस पर हॉलीडेज पे नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम डेट को क्या करेंगे प्रीपोन का मतलब होता है 1 दिन पहले, उससे पहले, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से समझेंगे, मैं दोबारा क्लियर करवाऊंगा, तो अभी के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मैंने बताया था कि आपके पास ये छुट्टीज़ मिलेंगी, हमारे जो जब कैलकुलेट करेंगे एवरेज ड्यू डेट, तो हमने ये छुट्टी कवर कर, हमारे पास जो ये छुट्टी अवेलेबल है संडे का, 2 अक्टूबर का, 26 जनवरी का और 15 अगस्त, इसके अलावा कोई भी छुट्टी नहीं है हमारे में, ठीक है। तो ये हो गया नोट्स कंप्लीट, क्लियर हुआ। अब हम बेसिक बातें देखते हैं यहाँ पे, जो मैंने क्वेश्चन एग्जांपल लिया था, आप समझे ध्यान से और क्लियर कराता हूँ मैं। तो ड्यू डेट क्वेश्चन में गिवन था, अमाउंट क्वेश्चन में गिवन था, नंबर ऑफ डेज आपने निकालना है। कैसे निकालना है, एक बेस डेट लेना है कोई सा भी इनमें से, ठीक है। तो बेस डेट क्या करना है, तो मैं ध्यान रखना बेस डेट हमेशा इनमें से जो नियर होगा ना उन्हें ही चूज़ करना, ओके। ये जो फॉर्मूला में लिखवाया था एवरेज ड्यू डेट का, बेस डेट प्लस में टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ अमाउंट, ये एक्चुअल में मीन का फॉर्मूला है। किसी बच्चों को याद, जिसने मैथ पढ़ा होगा, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मैथ्स में, मीन निकालने का फॉर्मूला होता था, ठीक है, एज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ FI/DI करके होता है, सिग्मा FI ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी हम मीन निकाल रहे हैं, मीन डेट का मतलब होता है एवरेज, हम एवरेज निकाल रहे हैं। कौन सा, एज्यूम मीन मेथड, जहाँ पे हम किसी को एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बेस डेट लिखा है, ये बेस डेट एज्यूम डेट है। एज्यूम का मतलब है कि क्या हम सिर्फ यही हमेशा यही करेंगे, पहले वाले आंसर इज नो। आप इनमें से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो आप नियर हो इनमें से उसे ही एज्यूम करना, जिससे आपका कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो, टाइम सेव हो। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा बहुत सारे, ठीक है। तो वहाँ से और आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होती जाएगी। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बेस डेट जब भी लेना है आपने, कौन सी लेना है, इनमें से जो नियर हो। तो नियर मेरे पास 3 जुलाई था, 3 जुलाई। क्वेश्चन में कई बार गिवन होगा, तो जो गिवन होगा हम उसे ले लेंगे बेस डेट, अदरवाइज हमेशा अपनी मर्जी से लेना हो तो सबसे पहले वाला लेंगे, नियर वाला, ठीक है। आंसर सेम आएगा, चाहे आप ये लें, कोई सा भी ले सकते हैं, इनमें से ना हो आप एक अप्रैल ले सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हम एज्यूम मीन किसी को भी मान सकते थे मैथ्स के अंदर। तो वो हो गया हमारा बेस डेट। फिर उसमें प्लस माइनस क्यों लिखवाया, कई बार क्या होगा ना, जब हम डेज काउंट करेंगे या कई बार अमाउंट रिसीव की बात हो, नेगेटिव भी आ सकता है। क्वेश्चन में देखेंगे कैसे नेगेटिव आता है, कई बार नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है कि आपको उससे पीछे आना है, जो भी डेट होगा बेस उससे पहले, अब पॉजिटिव आ गया तो उसके बाद, ओके। तो चलिए, तो जैसे मैंने लिखा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो ये आ गया प्रोडक्ट। कैसे निकलता है, अमाउंट इनटू में नंबर ऑफ डेज जो काउंट करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट, इसका सम कर लेंगे आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट, डिवाइड बाय कर देंगे टोटल अमाउंट से। तो ये आपका मीन जो हम पढ़ते थे मैथ्स के अंदर वो निकल के आता है। तो यहाँ देखो बेस डेट हमारा 3 जुलाई था, ये बताता है बेस जुलाई से 41 दिन कौन सा आ रहा है,
तो बेस डेट से 41 दिन आपने काउंट करना है। तो कैसे क्या, देखो मैंने जुलाई का रहेगा 28 प्लस 41 कब आएगा 13, तो ये 13 अगस्त आएगा। इसमें 3 दिन नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना, यही आपका एवरेज ड्यू डेट आएगा। तो आंसर आपका ये है। अब सुनिए, ये एक ऐसी तारीख है, मैंने क्या बताया था, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एवरेज ड्यू डेट। ये एक ऐसा डेट है, ऐसा एवरेज डेट है जहाँ पे ना लेनदार और देनदार दोनों में से किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं हो सकता। ये सेटलमेंट कर रहे हैं, ओके। तो सेटलमेंट हम जो कर रहे हैं आपस में, तो एक डेट हमने निकाल लिया भाई 13 अगस्त को सेटलमेंट कर लेते हैं जो भी हमारा ड्यू है। तो इस डेट पे करने से क्या होगा, ना आपका लॉस होगा इंटरेस्ट का, ना मेरा लॉस होगा इंटरेस्ट का। कैसे, एग्जांपल समझाते हैं। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल का रेट, इंटरेस्ट का रेट ले लिया 10% पर। ध्यान देखना, अगर मैंने कहा अमाउंट अगर मुझे पहले मिलता, मैंने देखो ड्यू डेट निकाला 13 अगस्त, ठीक है, और हमारे पास ड्यू डेट था 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर को, ठीक है। तो हमारा एवरेज ड्यू डेट कहता है कि पेमेंट कब कर दो, सेटल कर दो 13 अगस्त को। बट मैंने कहा नहीं, अगर हम मान चलते कि पेमेंट आपको 13 अगस्त से पहले हो रहा है, तो हमारे पास 2 डेट था। एक था आपके पास 3 जुलाई वाला, अगर 3 जुलाई 13 अगस्त के बदले 3 जुलाई को पेमेंट होता तो आपने पहले कर दिया, ठीक है। अगर आपको पहले पैसा मिल जाता, सोच के देखो, तो आपका गेन होता इंटरेस्ट का। भाई पेमेंट 13 अगस्त को मिलने वाला था और पेमेंट कब मिल गया, 3 जुलाई को, तो फ़ायदा हुआ ना भाई। कितने दिन का, 41 दिन का। तो 41 दिन का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करा तो मेरे पास कितना आया, 5.6 रुपीज़, ठीक है, 5.6 रुपीज़, ये गेन हो गया। फिर देखा कि 2 अगस्त का भी था, हमें पेमेंट करना था, पेमेंट रिसीव करना था 13 अगस्त को। अगर मान के चलो 2 अगस्त को ही मिल जाता, तो यहाँ भी हमारा फ़ायदा होता है इंटरेस्ट का। फ़ायदा कितना होता भाई, 800 रुपये पे 10%, और कितने दिन का ब्याज निकलता है, 2 अगस्त से लेकर 13 अगस्त काउंट कर लो, तो 11 दिन आ रहा है। तो 11 दिन का जब हमने निकाला तो ये आ गया 2.4 रुपीज़। जब टोटल गेन किया तो मेरे पास ये गेन कितना निकल के आ गया, 8 रुपीज़, ठीक है। इतना फ़ायदा हुआ अगर एवरेज डेट पे ना करके वो पहले देता तो। बट एक डेट तो बाद में भी था, देखो सितंबर में। अगर सितंबर में मैं रिसीव करता तो मेरे पास लॉस होता है इंटरेस्ट का। क्यों, क्योंकि देखो एवरेज डेट कहता है कि 13 अगस्त को पेमेंट कर दो, बट हम पेमेंट कब रिसीव कर रहे हैं, 11 सितंबर को, बाद में कर रहे हैं। तो बाद में करने से मुझे इतने दिन का, यानी 38 और ये काउंट कर लेना जो भी 11 है, तो इतने दिन का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस आएगा। तो लॉस भी राउंड ऑफ कर लेंगे ना, तो अराउंड 8 रुपीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 8 रुपीज़ का गेन है और 8 रुपीज़ का ही लॉस है। अगर वो ड्यू डेट से पहले कर दें, ड्यू डेट से पहले कर देता तो गेन मिल जाता, और ड्यू डेट के बाद कर रहा है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉस होता, ठीक है, 8 रुपये का। तो पहले और बाद में करने से किसी भी पार्टी का इंटरेस्ट का लॉस या फ़ायदा हो सकता है, गेन हो सकता है। इसी को हम सेटलमेंट कर देते हैं, एक ऐसे डेट निकालते हैं जहाँ पे दोनों पार्टी आपस में मंजूर हो, ठीक है। अगर वो कहता नहीं मैं पेमेंट कर दूंगा 3 जुलाई को, 2 अगस्त को, तो हम कहते कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा फ़ायदा होता 8 रुपये का। बट हमें मालूम था ये तो उसका फ़ायदा, हमारा फ़ायदा हो गया, उसका लॉस हो रहा होगा सामने वाले का। बट सामने वाला अगर लेट पेमेंट करता तीसरे वाले का, तो देखो यहाँ पे मेरा लॉस होता 8 रुपये का, सामने का फ़ायदा होता। तो देखो लॉस फ़ायदा सीमित हो रहा है 8 रुपीज़ का। तो मैंने क्या लिखवाया था डेफिनेशन में कि भाई एक ऐसा डेट होता है जहाँ पे दोनों ही पार्टी का क्या होता है, लॉस नहीं होता, किसका, इंटरेस्ट का। आप समझ आया डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन ये मीनिंग समझ लो इसका कि एवरेज डेट का मतलब होता है कि ऐसा डेट सेलेक्ट करना जहाँ पे दोनों ही पार्टीज, देनदार और लेनदार, आपस में अपने ड्यू जो भी लेन देन होते हैं वो सेटल कर लेते हैं, ठीक है। और एक ऐसा जहाँ पे इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता। तो इसे ही हम पढ़ते हैं। और ये बस इतना सा ही चैप्टर है। बस अब इसमें क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्वेश्चन की मॉडिफिकेशन देखेंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चन और बन सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो आपने ध्यान रखना है। एवरेज, हम जब भी क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला लिखते जाएंगे ताकि हमें याद हो जाएगा। एवरेज डेट निकालना है, बेस डेट जो आप सेलेक्ट करोगे, और प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ अमाउंट्स, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। फिर ये कुछ नोट्स बता दिया मैंने, ऐसे ऐसे आपने ध्यान रखना इन बातों को। इन बातों में से कुछ बातें अभी भी और बताना है, ये वाला सेकंड नोट्स क्लियर करवाना है। पहला तो क्लियर हो गया, जब भी आप नंबर ऑफ डेज काउंटिंग करेंगे तो ध्यान रखना है स्टार्टिंग डेट को इग्नोर करना है, ठीक है, और जो हमारा ड्यू डेट है उसको इंक्लूड करना है। क्लियर इतनी बातें, चलो। तो ये आपका इसी एग्जाम्पल के तहत आपका पहला क्वेश्चन क्लियर भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अपने बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन जो स्टडी मेट के वो लगभग मैं ही करवा दूँ, और 2-4 क्वेश्चन जो आपके सेम रहेंगे तो वो आपने करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टडी मेट का ही था, तो मैंने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया। तो अब क्लियर हो गया होगा कि हमें ऐसा डेट निकालना है जहाँ पे किसी पार्टी का कोई भी इंटरेस्ट का लॉस ना हो। ये मैंने वेरीफाई भी कर दिया कि कैसे लॉस हो रहा है, कैसे गेन हो रहा है।
ठीक है। अगर पहले करता है तो हमारा गेन हो रहा था, बाद में करता है तो हमारा लॉस हो रहा था। तो अल्टीमेट हमने क्या डिसीजन लिया कि एक ऐसा डेट क्यों ना निकाला जाए जहाँ पे दोनों ही पार्टी का पेमेंट भी सेटल हो जाए और कोई भी इंटरेस्ट का लॉस ना हो, ठीक है। तो आगे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अब मैं क्वेश्चन करने से पहले अब एक बातें और बताऊँगा, फिर आगे करते हैं, ठीक है। तो आगे बातें क्या है देखिए, अब ये एवरेज ड्यू डेट जो है वो कब कब निकालना है, ये भी तो है दिमाग में, किस केस में निकाल सकते हैं। देखो एवरेज ड्यू डेट कोई अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है, एक बात तो दिमाग में डालो, ये एक ऐसा हम डेट फिक्स कर रहे हैं दोनों पार्टी के बीच में जहाँ पे दोनों पार्टी की सहमति होती है कि हमारा इंटरेस्ट का लॉस ना हो, ना हम पहले करें या बाद में करें, ठीक है। दो पार्टीज भी हो सकता है। नॉर्मल मान लो आप हो, एक पार्टी से हो, आप क्या है किसी को लगातार आप माल बेच रहे, सप्लाई कर रहे हो, सोच के देखो सप्लाई करते जा रहे हो, ऐसे नंबर ऑफ सप्लाई किया आपने, तो ये अमाउंट आपको लेने हैं, ठीक है। कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, कभी 800, ऐसे डेट वाइज। तो ऐसे में क्या होगा, सबका अलग अलग ड्यू डेट हो रहा होगा। अब सबका जब अलग अलग ड्यू डेट है तो अब इसमें से हमें एक ऐसा डेट निकालना होगा जहाँ पे हमें पेमेंट भी मिल जाए, ना हमारा नुकसान हो लॉस का, ना सामने वाले का नुकसान, ठीक है। ये कैलकुलेशन हम इसलिए करते हैं थोड़ा बहुत हमारा क्या हो कि हम फटाफट एक ऐसा डेट निकाल दें जहाँ पे नुकसान किसी पार्टी का ना हो और टाइम भी सेव हो, बार बार हमें ट्रांजेक्शन्स ना करने पड़े सेटलमेंट का, ठीक है। तो देखिए इसमें हम कौन कौन से केस पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, अगर मान लो आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, कई ट्रांजेक्शन्स, तो इन सब का निकालना पड़ सकता है ड्यू डेट, कोई एक डेट बता दो। नंबर 2, कहीं आप किसी को माल सेल कर रहे हो, कभी परचेज कर रहे हो, कभी सेल कर रहे हो, कभी परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो इनका भी सेटलमेंट करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, ड्यू डेट्स। नंबर 3, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना इसी टाइप के आएंगे। एक तो सिंगल पार्टी बोल सकते हैं इसमें, यहाँ पे एक पार्टी इन्वॉल्व है सिर्फ आप, यहाँ पे दो पार्टी है, आप भी हो सामने वाला भी है, ठीक है। आपको लेने भी है और देने भी है, दोनों चीज़ें। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर क्या होता है, ड्राइंग्स करते हैं ना, तो उस पर इंटरेस्ट निकालते थे, तो ये इंटरेस्ट हम नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, बट हम एवरेज ड्यू डेट से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है एवरेज ड्यू डेट का। नंबर 4 कि अगर आपने लोन वगैरह ले रखा है, लोन लिया या लोन दिया है, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है तो उसके लिए भी डेट निकालते हैं, उसे भी बोल सकते हैं हम एवरेज ड्यू डेट। तो हम 4 केस में देखेंगे कि हमारा एवरेज ड्यू डेट निकलता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो मैंने कंसेप्ट बताया था कि जितने भी लेन देन है इसको सेटलमेंट करना है। दूसरा बताएंगे दो पार्टी के बीच में सेल और परचेज हो रहा होगा तो उनका क्या करना है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और फिर लोन। तो ये 4 क्वेश्चंस बनते हैं और इनके अलावा कभी भी एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, इन्हीं में से जो आएगा, ठीक है। आप पास ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन आया होगा। तो आपका मेन कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, सिर्फ एवरेज ड्यू डेट को निकालना है और समझना है कैसे निकालना है इन सब भी, ठीक है। तरीका एक ही है, इसके अलावा जो मैंने नोट्स लिखवाया है कुछ नहीं है, सब वो नोट्स अपना ये जो लिखवाया है ना यही काम की चीज़ है, इसको ध्यान से कर लोगे सारा क्लियर हो जाएगा। और छोटा चैप्टर है, 5 नंबर चाहिए भाई एग्जाम में, 5 मिनट में 5 नंबर क्वेश्चन करके बैठ जाओगे तो और क्या चाहिए इससे आसान। तो बहुत आसान सा है और ख़त्म भी करने वाले हैं। तो अब हमारे पास कुछ बताने लायक तो नहीं रह गया, बस हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बातें उसको और डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा बहुत रह गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ स्टडी मेट के क्वेश्चन लेता हूँ और स्टडी मेट है आपके पास तो आप बुक खोल लो, यूनिट 4 है, चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। तो स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते क्वेश्चन को। द फॉलोइंग अमाउंट आर ड्यू टू एक्स बाय वाई, ठीक है। ये अमाउंट है जो ये अमाउंट है जो x को लेने किससे, y से। फिर कहता है y वांट्स टू पे ऑफ, डेट दिया हुआ है नंबर 1 18 मार्च एंड बी में कहता है ऑन 14 जुलाई, ठीक है। आपको x आप हो, आपको y से पैसे लेना है और y पे करना चाहता है, दो डेट बता दिया 18 मार्च को और 14 जुलाई को, ठीक है। ओके, आगे कहता है कि भाई इंटरेस्ट रेट है इस पर 8% पड़े ना, इज टेकन इनटू कंसिडरेशंस, ठीक है। फिर कहता है यहाँ पे ड्यू डेट निकाल के दे दिया है, मैंने कहा था ड्यू डेट क्वेश्चन में गिवन होगा तो ये ड्यू डेट है, ठीक है। और हॉलीडेज के बारे में बता रखा है तो ये भी देख लेंगे। आगे कहता है डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड बी, कह रहे हैं कितना अमाउंट पे करना है ए के सिचुएशन में इन 18 मार्च को अगर पे करना हो, तो बी को कितना पे करना है, ठीक है। बी का मतलब हो गया 14 जुलाई को अगर करता है तो कितना पे करना होगा, तो हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है, पेमेंट का। तो देखिए इसके लिए मैं क्या निकालना है, पहले एवरेज ड्यू डेट निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालना है, सबसे पहले
मैंने क्या बताया था, आपने लिखना है ड्यू डेट। देखिए क्वेश्चन में ड्यू डेट क्या था। आई होप बुक सभी के पास हो, मैं बुक को साइड कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन में था ड्यू डेट आपका 10 जनवरी, ठीक है, तो लिख दिया मैंने 10 जनवरी, ठीक है। उसके बाद है 26 जनवरी। मालूम है आपको 26 जब भी ड्यू डेट लिखवाया था नोट्स में, जाकर देखो नोट्स में लिखवाया था ड्यू डेट जब भी आप काउंट करोगे तो उस दिन हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अगर हॉलीडे है तो हम उस डेट को प्रीपोन करेंगे। प्रीपोन का मतलब होता है एक दिन पहले। तो 26 जनवरी को है तो इसका मतलब ड्यू डेट क्या लेंगे, 25 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद है 23 मार्च को, कोई हॉलीडे नहीं है तो हो गया 23 मार्च। फिर उसके बाद हो गया ये 18 अगस्त, फिर लिखा हुआ है संडे था, संडे है तो प्रीपोन कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा 17 अगस्त। ये हो गया ड्यू डेट। फिर आप निकलेंगे यहाँ पे अमाउंट कि भाई आपके पास अमाउंट कितना कितना है। तो अमाउंट था आपके पास 500, 1000, 3000, 4000, तो ये हो गया 500, 1000, 3000 एंड 4000, ये हो गया अमाउंट। फिर निकालना है आपको नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कहाँ से, बेस डेट से। तो बेस डेट मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में, आपने ध्यान रखना है जो इनमें से पहले आ रहा हो उसे ही सिलेक्ट करना है। कोई सा भी कर सकते हैं बट वही है, आप कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए इजी रहना कि जो पहले आए उसे ही कंसिडर करना है। तो कितना हो गया यहाँ पे 10 जनवरी। क्या हमेशा पहले वाले को लेना है, तो आंसर इज यस, जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो। अगर दे रखा है तो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग, नहीं दिया है तो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो 10 जनवरी, नंबर ऑफ डेज कहाँ से, फ्रॉम 10-1, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 10-1, ये निकालना है। तो इसके बाद हमने बताया था हमें निकालना है प्रोडक्ट। चलिए अब क्वेश्चन पहले निकालना है हमें एवरेज ड्यू डेट, तो फोकस करते हैं, ठीक है। तो बताएं सभी काउंटिंग में 10 जनवरी से 10 जनवरी, देखो पहला तो आएगा 0 हमेशा, इसलिए कहा था कि हमेशा इनमें से जो पहले है उसे ही कंसिडर करना है अपने, तो आसानी रहेगा। उसके बाद 10 जनवरी से 25 जनवरी, मैंने क्या बताया था, जब भी काउंट करोगे तो ये वाला डेट इग्नोर करना है, ठीक है, 10 तारीख को। तो मुझे बताओ 10 से 25 जनवरी का मतलब हो गया 15 डेज, ओके। उसके बाद 10 जनवरी से मार्च, तो बताओ जनवरी के दिन कितने हो गए भाई, जनवरी होता है 31 का और ये हो गया 10, तो इसके जनवरी का रह गया 21, प्लस फरवरी में कुछ नहीं बोला है तो हम 28 लेंगे, ठीक है, जब तक तो कुछ बोला ना स्पेशली 28, और मार्च का हो गया 23, तो ये डेज काउंट कर लो, ये डेज आ जाएगा आपका पास 72। नेक्स्ट 10 जनवरी से अगला आपके पास कौन सा है, 17 अगस्त, तो बता दो कितना होगा, जनवरी का रहेगा 21, फरवरी का हो गया 28, मार्च का हो गया 31, और अप्रैल का हो गया 30, मई का हो गया 31, जून का हो गया 30, जुलाई का हो गया 31, और अगस्त का हो गया 17। तो इस डेज को काउंट कर लो, ये डेज आ जाएगा आपके पास 219, ठीक है, 219 काउंटिंग कर लेंगे। समझ में आ रहा है, आई होप मैं कैसे काउंट कर रहा हूँ, ऐसे आपने काउंट करना है, ठीक है। बेस डेट से जो आपका ड्यू डेट है ये काउंट करना है, बेस डेट को इग्नोर करना है, इस वाले को लेना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये आ गया 21। अब निकालते हैं प्रोडक्ट। तो बताओ पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 0 से, तो पता ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 15 को 1000 से कर लेंगे तो ये जाएगा भाई 15,000, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जाके 72 को 3000 से कर लेंगे तो ये जाएगा आपके पास 2,16,000, ठीक है। कैलकुलेटर है ये आपके पास, कर लेना। फिर उसके बाद 219 को 4 से कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8,76,000, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल आ जाएगा आपके पास 11,07,000, 11,07,000, और अमाउंट निकाल लेते हैं ऐसे ही, ये जगह 8,500, ओके, निकाल लिया। अब लिखें फॉर्मूला मेरे साथ साथ, एवरेज ड्यू डेट, क्या बताया था मैंने, बेस डेट जिसे आपने बेस माना है, प्लस टोटल प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट,
ठीक है, आपको लग रहा है आप अकाउंट्स पढ़ ही नहीं, हम तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैथ्स भर रहे हैं। बेस डेट, और यही 5 नंबर दिलवाएगा आपको। तो बेस डेट क्या मानता है अपने 10 जनवरी 10/1 प्लस टोटल कितना आया था प्रोडक्ट का 11,07,000 डिवाइड कर देंगे, टोटल अमाउंट कितना आया था 8,500। तो डिवाइड कर दो, तो ये 10 जनवरी से आ जाएगा आपके पास, डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 130 डेज। ठीक है, देखो राउंडिंग ऑफ कर लेना। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, मान पॉइंट में 5 और 5 से ज़्यादा आया तो एक दिन बढ़ा देंगे, अदरवाइज एक कम कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा आता 130.5 समथिंग में, तो ये जाएगा 131 डेज। अगर ऐसा आता है 130.432 तो 130 लेंगे। ठीक है, राउंडिंग ऑफ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये चीज़ें। तो अब काउंटिंग कर लेते हैं। 10 जनवरी से 130 दिन। ठीक है, जल्दी जल्दी। जनवरी का कितना बच गया जल्दी बताओ 21, फरवरी का 28, मार्च का हो जाएगा 31। तो ये कितने दिन हो गए, अप्रैल का हो जाएगा 30। तो 130 में से इसको माइनस कर देंगे तो बच जाएगा आपका 20 डेज मई का। तो डेट आ गया आपके पास 20 मई। 20 मई जो है ये आपका आ गया एवरेज ड्यू डेट। क्लियर है, काउंट कर लेंगे इसे, जो डेट आएगा वो आपका हो जाएगा एवरेज ड्यू डेट। अब क्वेश्चन में डिमांड क्या था, क्वेश्चन में था कि जो वाई है वो पेमेंट करना चाहता है। ठीक है, कब उसने डेट बताया था। अगर वो पेमेंट करना चाहता है मान लो 18 मार्च को, ठीक है, तो कितना पे करेगा, तो चेक कर लेते हैं कितना पे करना चाहिए उसे। देखिए ए, अगर वो पेमेंट करता है, हमारा डेट ये आ गया, बट वो पेमेंट करना चाहता है 18 मार्च को। ठीक है, इफ 18 मार्च को पेड करता है तो उसे देना पड़ेगा कितना। तो पहले तो ये बता दो ड्यू डेट कब आया था 20 मई। 20 मई से पहले हो रहा है बाद में हो रहा है, तो आप बोलोगे पहले हो रहा है। पहले हो रहा है तो आप उसे रिबेट दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अगर वो 18 मार्च को पे करता है तो आप उसे छूट दोगे, छूट को बोलते हैं रिबेट। और रिबेट कितने दिन का दोगे, तो आप बोलोगे भाई 18 मार्च को कर रहा है, करना चाहिए था 20 मई को। तो डेज काउंट कर लो। मार्च का हो गया आपके पास कितना, मार्च हो गया आपका 30, तो इसका मतलब वो 18 और 13 मार्च का। और अप्रैल का हो जाएगा आपके पास 30 और मई का हो जाएगा 20। तो दिन कितने हो गए आपके पास टोटल, ये 63, यानी 63 दिन का आपको रिबेट देना होगा। ठीक है, तो रिबेट कितना मिल जाएगा आपके पास, टोटल अमाउंट लेने कितने थे 8,500। इस पे रेट गिवन था क्वेश्चन के अंदर, देख लो 8%। और कितने दिन का रिबेट देंगे उसे, तो रिबेट देंगे हम 63 डेज़ का डिवाइड बाय 365। तो ये अमाउंट निकल के आएगा आपके पास ₹117, राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, 117 रुपये इतने का रिबेट देगा। तो मुझे बताओ कितना पे करेगा वो, तो वाई पेड लिख दो यहाँ पे, वाई पेड करेगा आपको 8500 तो लेने थे, जिसमें से आपने रिबेट दे दिया 117 रुपये का। तो वो आपको पे कर देगा, टोटल निकाल लेने ₹8383। ठीक है, अगर वो ड्यू डेट को ना करके पहले कर देता है तो इतने का आपने उसे फ़ायदा दिया। फ़ायदा किसका हो रहा है यहाँ पे, पहले कर रहा है तो। ठीक है, रिबेट देने में उसे, तो यहाँ फ़ायदा किसका हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अगर बी केस, अगर इफ़ वो पेड करना चाहता है, दूसरा डेट क्या बताया था क्वेश्चन में, दूसरा देखो 14 जुलाई। इफ़ अगर वो 14 जुलाई को पेमेंट करता तो आप उससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे लेट पेमेंट का। ठीक है, कैसे, देखो 20 मई को डेट आ रहा है, पेमेंट कब कर रहा है वो 14 जुलाई। तो 20 मई एवरेज तारीख है और पेमेंट कर रहा है 14 जुलाई। तो इसका मतलब हो गया भाई हम उससे लेंगे कितना, लेट कर रहा है, मई का हो गया आपके पास 20 से मई जून 11 दिन प्लस 11 दिन, तो ये हो गया आपके पास मई। जून का हो गया 30 एंड जुलाई हो गया 14। तो डेज काउंट कर लो, टोटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डेज, 55 डेज। तो हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे उससे। ठीक है, ये तो आपके पास रिबेट आया था और इस केस में हमारे पास इंटरेस्ट चार्ज होगा कि अगर वो पेमेंट लेट करेगा तो हम उससे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो कितना इंटरेस्ट लेंगे 8500 पे 8%, कितने डेज़ का 55 डेज़ का निकाल लेना। तो ये आपके पास अमाउंट निकल के आ जाएगा, टोटल राउंड ऑफ कर लेंगे तो 102 रुपीज़। तो इसका मतलब है वाई को पे करना पड़ेगा, इस केस में
8500 प्लस में इंटरेस्ट का रुपये 102 रुपये, तो यानी ₹8602। ठीक है, वो राउंड ऑफ की वजह से 1-2 रुपये कमी आ सकती है। ठीक है, बुक में आंसर कुछ और हो सकता है, बट आपने ध्यान रखना है जो मैंने करवाया आपने इस पर ही फोकस करना है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें अब नोट्स में देखो, मैंने लिखवाया था नोट्स के अंदर कि भाई इस नोट्स को देखो, ड्यू डेट क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर बिल की बात करेंगे, नेगोशिएबल बिल की बात करेंगे, तो उसमें ड्यू डेट निकालते वक्त ध्यान रखना है 3 दिन जोड़ देंगे हैं। और साथ में ये लिखवाया था अगर ड्यू डेट जो है कभी भी हॉलीडे पे नहीं आना चाहिए, अगर हॉलीडे पे दे रखा है तो आपने प्रीपोन करना है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखा था कि आपके पास 2 था हॉलीडे वाला, एक था 26 जनवरी, इसका डेट आता 26 जनवरी, तो आपने प्रीपोन करके 25 कर दिया। एक आता इसका 18 अगस्त, संडे पर रहा था, तो हमने कितना कर लिया 17 अगस्त। तो ये नोट भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें भी बात है एक बिल के बारे में, तो क्वेश्चन ऐसा लेंगे जहाँ पे बिल्स के बारे में बात कर रहा होगा, मैच्योरिटी पीरियड दे रखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया आपको अभी को। तो यही है, तो यहाँ पे हम ना अकाउंट कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक कैलकुलेशन मैथ निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई अगर पेमेंट अगर ड्यू डेट पे करते हैं तो किसी भी पार्टी का लॉस इंटरेस्ट का नहीं होता है। अगर पहले या बाद में करेंगे तो आप हो सकता है रिबेट हो या लॉस इंटरेस्ट आ रहा हो, तो सेटलमेंट हो जाता है उसके बाद। ठीक है, क्लियर दी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, क्या निकालना है इसमें भी, कैलकुलेट करना है एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, डेट ऑफ द बिल, इस क्वेश्चन खासियत है डेट ऑफ द बिल दिया है, ड्यू डेट नहीं दिया है। ओके, और ये बिल के बारे में बात कर रहे हैं। आगे टर्म दिया है, मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने का, 60 दिन का, 2 महीने का, ऐसे ही अमाउंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझ करते हैं इसको। कह रहे अगस्त का डेट था बिल का, और उस पर टर्म से कितने महीने के, 3 महीने के, मैच्योरिटी था, तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे ड्यू डेट, इन सभी का ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, डेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, दिख तो रहा है आप सभी को। ठीक है, डेट दिया हुआ है, आपने ढूंढना है पहले ड्यू डेट। ओके, फिर निकालना है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस, जो बेस लेंगे उससे। उसके बाद निकालना है आपने एंड में प्रोडक्ट। ठीक है, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन टाइप हो गया आपके पास 3, जहाँ पे बिल दे रहा है। बिल में मैंने क्या बताया था, बिल केस में नोट्स में देखो लिखवाया था अगर डेट दिया हुआ है तो हमें ढूंढना पड़ सकता है ड्यू डेट, और जब भी ड्यू डेट निकालेंगे बिल के केस में सिर्फ 3 दिन जोड़ना है। ठीक है, तो डेट था बिल का, पहले था 10 अगस्त, मैं लिख लेता हूँ पहले 10 अगस्त। उसके बाद है 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर का मतलब हो गया 10, फिर 4 दिसंबर, फिर इसके बाद दिया हुआ है आपके पास 14 जनवरी, फिर इसके बाद दिया है मार्च, 14 मार्च। ठीक है, और बिल पे टेन्योर दिया हुआ है, मैच्योरिटी पीरियड कब होगा, तो अब हमें निकालना पड़ेगा इसमें ड्यू डेट। हमेशा अभी क्या था क्वेश्चन में ड्यू डेट गिवन था, यहाँ पे गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा, और ये बिल का केस है। ठीक है, तो जब बिल्स की बात करते हैं तो आपने पढ़ा हुआ होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, जो भी डेट है वो निकालेंगे, उसमें 3 दिन ग्रेस का ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 10 अगस्त पे था 3 महीने का, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, 10 अगस्त से 3 महीने कितना आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 13 नवंबर। ठीक है, फिर उसके बाद है 23 अक्टूबर से 60 दिन डेज में काउंट करना है। आई होप ये निकालना आता होगा आपको, तो यहाँ से 60 दिन काउंट कर लेंगे। तो 60 दिन कैसे आएगा, मैं निकाल के फिर भी दिखा देता हूँ आपको। 60 डेज आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो कि भाई 23 अगस्त से 60 दिन, तो 23 अक्टूबर से, तो मुझे बताओ अक्टूबर में डेज कितने बच गए, तो अक्टूबर के रह गए आपके पास 8। ठीक है, नवंबर के हो गया आपके पास 30, तो ये हो गया 38, प्लस में कितना और ले 60 के लिए 22, तो ये हो जाएगा 22। किसका लिया हमने, ये 22 दिसंबर का लिया, इसमें 3 का ग्रेस दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 25 ऑफ दिसंबर, यानी 25 दिसंबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ऐसे निकाल लेना, 23 अक्टूबर से 60 दिन आ जाएगा आपके पास 25 दिसंबर।
क्लियर। उसके बाद देखिए 4 दिसंबर को है, 4 दिसंबर पे कितने का था, 2 महीने का। तो जल्दी बताओ, दिसंबर जनवरी फरवरी प्लस में 3 कर देंगे तो आ जाएगा 7 यानी 7 फरवरी। ठीक है। उसके बाद है 14 जनवरी और इस पे था 60 दिन। तो भाई ऐसे ही सेम काउंट कर लो फटाफट। जनवरी के कितने बच गए जल्दी बताओ भाई। जनवरी होता है 31 का, जनवरी का हो गया 17, फरवरी का हो गया 28। क्वेश्चन में दिया हुआ था हिंट कि फरवरी में 28 दिन लेना है। ठीक है, तो लीप ईयर नहीं देखना है इसके अंदर। 17, 28 जब क्वेश्चन में दिया है तो। प्लस मार्च का कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 28 और 10 38, 38 और 7, 38 और 7 कितना हो गया भाई, 20, 30, छोटा सा कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, कितना हो गया 28 प्लस में 17, तो ये हो गया 45। और इसका मतलब हो गया 60 दिन में 15 दिन कम, यानी 15 किसका ले लिया मैंने, ये था आपके पास जनवरी फरवरी मार्च, 15 प्लस में 3 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा आपके पास 18 मार्च। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 18 मार्च। ठीक है, आगे 14 मार्च से निकालना है, फिर इसमें 2 महीने का, तो अप्रैल में तो कितना हो गया 14 प्लस 3 यानी 17 में। ओके, तो अभी तक क्वेश्चन में क्या था, ड्यू डेट क्वेश्चन में गिवन हुआ करता था, अभी गिवन नहीं था, यहाँ पे बिल का डेट गिवन था और मैच्योरिटी गिवन था। ठीक है, तो हमने निकाल लिया ड्यू डेट। ध्यान रखना है ड्यू डेट कभी हॉलीडे पे नहीं आना चाहिए, हॉलीडे पे तो प्रीपोन कर देंगे। तो हमारा नोट्स जितने भी मैंने लिखवाया था वो सारा क्लियर हो गया आई होप। ठीक है, तो नोट्स में देख लो, मैंने लिखवाया हुआ था कि अगर बस ये लास्ट क्या था, समटाइम्स मैच्योरिटी पीरियड इज गिवन फॉर बिल्स, बिल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेगोशिएबल बिल्स की बात हो रही है यहाँ पे। इन सच केस ऐड कर देंगे 3 डेज एज अ ग्रेस। ड्यू डेट कैन नेवर बी एन हॉलीडे, ये हमने डिस्कस कर लिया, हॉलीडे पे नहीं आनी चाहिए ड्यू डेट, अगर आता है तो क्या कर देंगे उसको प्रीपोन कर देंगे। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया चैप्टर का बेस क्या था। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज डेट, और ये हमने नोट्स कर लिया, तो इसको अपने ध्यान में रखते हैं और प्रैक्टिस करना है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें मैंने अमाउंट नहीं लिखा, तो अमाउंट का एक कॉलम बनाना मैं भूल गया, तो अमाउंट लिख देते हैं। तो अमाउंट कितना कितना था, तो अमाउंट था आपके पास 6000, 5000, 4000। तो ये था आपके पास 6000, 5000, इसका 4000, फिर 2000 और इसका 3000। तो नंबर ऑफ डेज काउंट कर लेंगे। ठीक है, बेस डेट बताओ कौन सा लें इसमें से, बेस डेट जो नियर हो। ठीक है, यानी 13 नवंबर। तो 13 नवंबर से 13 नवंबर, पहला तो हो जाएगा 0 नील। अगला काउंट कर लें 13 नवंबर से 25 दिसंबर, तो भाई नवंबर होता है आपका 30 का महीना यानी 17 प्लस दिसंबर का 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 25, 35 और 7, 42। उसके बाद 13 नवंबर से 7 फरवरी, नवंबर के बच गए 17। ठीक है, दिसंबर हो गया आपके पास 31, जनवरी हो गया आपके पास 31 प्लस फरवरी हो गया आपके पास 7, तो इसको ऐड कर लेना। तो ये ऐड करने पे कितना आ जाएगा 86। ठीक है, दिख रहा है सभी को 86। ऐसे ही 13 नवंबर से अगला कौन सा है 18 मार्च, जल्दी बताओ। नवंबर के 17, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी का 28 और मार्च का 18। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल 125। ठीक है, तो ऐसे इसका भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो काउंट करने पर ये आ जाएगा आपके पास टोटल 185। ठीक है, वही 17 प्लस में दिसंबर का, फिर जनवरी का, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का, फिर मई का 17। ठीक है, तो ये जगह पे पास 8, 7, 15, 16, 17, 18, 7। ठीक है, 185। अब निकालो प्रोडक्ट, तो पहला तो जाएगा 0, फिर 42 को 5000 से, तो फटाफट कैलकुलेट कर लो इसको। तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल कितना 2,10,000। ठीक है, फिर उसके बाद जाएगा 3,44,000। फिर उसके बाद निकालो मल्टीप्लाई करके, तो ये जाएगा 2,50,000। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देगा 5,55,000। तो इसका टोटल कर लेंगे, टोटल आ जाएगा आपके पास 13,55,000।
59,000। ठीक है, अमाउंट का निकालना है ऐसे ही, तो अमाउंट आ जाएगा आपका, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 4 2 6 3 9 5 14 और 6 20, यानी 20,000। ठीक है, तो आइए एवरेज ड्यू डेट क्या बताया था, बेस डेट क्या था 13 नवंबर से प्लस प्रोडक्ट 13,59,000 डिवाइड बाई 20, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 13,59,000 को 20,000 से, तो आ जाएगा 67.9। इसका मतलब हो गया 13 नवंबर से 68 डेज आपने काउंट करके चलना है, तो बताना कौन सा डेट आएगा। तो नवंबर का हो गया भाई 17, ठीक है, और दिसंबर का हो गया 31, ओके, तो ये हो गया 30 40 48 और 68 है, तो यानी 20। तो इसका मतलब जून का हो गया, सॉरी जून कह रहा हूँ, जनवरी का हो गया 20, तो यानी ड्यू डेट आ गया आपके पास 20 जनवरी। ठीक है, आंसर क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे निकालना है एवरेज ड्यू डेट, बहुत सिंपल है, सरल सा है। तो ये आराम से 5 नंबर आपको दिलवा सकते हैं एग्जाम में। 2-4 क्वेश्चन और है, इसके प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जहाँ पे था सारे नोट्स करोगे। अगर आपके पास बिल के बारे में बताया है, मैच्योरिटी देखा है, तो आप ड्यू डेट निकाल लोगे। कुछ बातें ध्यान रखना, नोट्स में लिखा दिया है। और बेस डेट हमेशा कोई सा भी ले सकते हैं, बट हम ट्राई करेंगे जो नियर है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जो नियर होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना। ठीक है, ताकि नेगेटिव बैलेंस नहीं है। तो ये हो गया नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स। अब कहीं पर बताया था कि ऐसा भी तो होगा, क्वेश्चन 4 ऐसा भी तो हो सकता है जहाँ पे आप किसी को सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो। तो एक क्वेश्चन ये डील करते हैं जल्दी से, फिर इसको समझते हैं, एंड करते हैं इसको। ठीक है, पहले बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 तो आप खुद से कर लो घर पे, ये होमवर्क है आपके लिए, ये ट्राई करना खुद से। सेम क्वेश्चन है अभी जो करवाए, तो ये आप खुद से करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 5। ठीक है, जो बुक में सोल्यूशन है उससे मतलब नहीं है, ध्यान रखना, जैसे मैं करवाऊंगा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि सेम क्वेश्चन का स्टेप सेम है, हम सेम करेंगे, बट यहाँ पे क्या है किसी से लेने किसी को देने भी है, मतलब लेन देन चल रहा है 2 पार्टीज के बीच में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन कैसे करना है आपने देखिए, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 2 ट्रेडर एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक दूसरे को वो क्या करता है, सामान बेच रहे हैं। ईच अलाउइंग द 1 मंथ क्रेडिट, ठीक है, 1 महीने का क्रेडिट है। एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स ऑफ अकाउंट रेंडर्ड एज फॉलो, मतलब 3 महीने तक वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अप्रैल मई जून 3 महीने तक वो आपस में लेन देन, मतलब खरीदना और बेचना, और हर पे कितने महीने का क्रेडिट है, 1 महीने का क्रेडिट है। तो ध्यान रखना ये बिल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये सामान बेचने का डेट है, बिल नहीं बना रहा है। पहले क्वेश्चन में बिल था तो हम वहाँ पे ड्यू डेट निकालते वक्त 3 दिन जोड़ रहे थे। यहाँ पे जब 1 महीने का क्रेडिट दिया हुआ है तो सीधा हम यहाँ से 18 अप्रैल से 1 महीना बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे 18 मई। आप ये नहीं बोलोगे 18 प्लस में 3, ओके, 3 दिन जोड़ना है सिर्फ बिल के केस में। ये बिल नहीं हो रहा है, बिल नहीं बन रहा है। बिल्स का मतलब यहाँ पे वो बिल नेगोशिएबल बिल, ठीक है, जो आपने पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे ट्राई करने देखिए। 4 तो आपके पास होमवर्क है, कर से कुछ ट्राई करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो सेम लिखें यहाँ पे ड्यू डेट जो हमारा कॉलम बनता है, नंबर ऑफ डेज, सॉरी अमाउंट लिखे पहले अमाउंट, फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम जो हमारा बेस डेट होगा, और यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट। आपने बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मान लो आप एक्स हो, ठीक है, कोई एक पार्टी बन जाओ, आप एक्स बन जाए। तो देखो क्वेश्चन में ड्यू डेट था कि भाई पहला था गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई 18 अप्रैल। तो भाई 18 अप्रैल से 1 महीने क्रेडिट है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 18 तो 18 अप्रैल से 1 महीने का था, तो ये हो जाएगा आपके पास डेट 18 मई। ठीक है, उसके बाद 23 अप्रैल की बात है, यानी 23 अप्रैल से 1 महीना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 23 मई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है 15 मई से करेंगे तो हो जाएगा 15 जून। फिर उसके बाद है 24 मई के ट्रांजेक्शन, यानी 24 मई
से 1 महीने हो जाएगा 24 दिन। 3 दिन नहीं जोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बिल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नेक्स्ट है उसके बाद 17 जून, तो हो जाएगा आपके पास 1 महीने का 17 जून से 17 जुलाई। ये हो गया ड्यू डेट। अमाउंट कितना कितना था, तो अमाउंट ध्यान रखना है कि 60 रुपये का सेल था, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से मैं कुछ बताऊंगा कि यहाँ पे एक्स आप बन गए, तो आपने माल बेचा वाई को, तो ये आपको रिसीव करना है, ये रिसीव की बात है, पैसे लेने हैं। फिर 23 मई को आपने परचेज़ किया, तो ये आपको पेमेंट करने होंगे, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये पेमेंट्स की बात है। फिर उसके बाद 15 जून के अराउंड आपने फिर से सेल किया 70 रुपये का, तो ये आपको रिसीव करना है। समझ में आ गए क्वेश्चन कैसे करना है आपने, ऐसे रिसीव प्लस वाले में और पेमेंट वाले नेगेटिव। तो उसके बाद क्वेश्चन में था दोबारा से आपने परचेज़ किया है 50 का, तो यानी ये हो जाएगा 50 रुपये का पेमेंट्स। फिर उसके बाद आपने सेल किया 80 रुपये का, तो 80 रुपये का आ गया सेल। कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ में, तो इसका ऐसा टोटल निकाल लेंगे। आते हैं नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, बताओ कौन सा लें, नियर कौन सा है, मई, तो 18 मई ले लिया हमने, ठीक है। तो पहला तो आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताओ 18 मई से सॉरी 23 मई, तो ये सिंपल है, 18/5 यानी 5 डेज, 5 दिन। फिर उसके बाद जून बताओ, तो मई का हो गया आपके पास भाई, मई होता है 31 का, तो 18 प्लस में 13 मई का, और जून का 15। आई होप आप तो अभी समझ में आ गया हो कैसे निकाल रहा हूँ मैं। 15 और 13 कितने हो गए भाई, 28, ठीक है। फिर उसके बाद 24 जून का निकालना है, तो ये जाएगा मई का 13, जून का 24, ठीक है। तो 24 10 34 और 3 37, ओके। फिर उसके बाद निकालना है आपको 18 मई से जुलाई, तो ये हो गया मई, जून का तो पूरा ही हो गया आपके पास 30, जुलाई का हो गया 17, तो ये हो जाएंगे 17 3 20 30 और 30 60। तो बताइए प्रोडक्ट कितना जाएगा, पहला तो जाएगा 0 भाई, ठीक है। इस 52 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 260 रुपये, और ध्यान रखना ये नेगेटिव है, माइनस, ठीक है। और ऐसे ही पॉजिटिव में ये आपके 70 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये हो जाएगा मेरे पास, क्या कर लेता हूँ, 70 का मल्टीप्लाई 28 से 1960 रुपये, ये हो जाएगा प्लस का 1960। फिर इसके बाद 37 को 50 से कर लेते हैं, 37 को 50 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया आपके पास 1850, ये हो गया नेगेटिव बैलेंस 1850। समझ आ रहा है, ये मतलब लेने और ये देने, ओके। तो कन्फ्यूज नहीं होना, आपने ऐसे ही करना है, बुक्स में सोल्यूशन कैसा रखा है उसको इग्नोर करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे फोकस करना है। फिर इसको ये तो जाएगा सिंपल 4800 लेने, ठीक है, रिसीव का। तो इसका टोटल निकाल देते हैं। टोटल कैसे निकालोगे, देखो 4800 लेने हैं प्लस, और लेना कितना था 1960, प्लस में 1960 कर देंगे, ये लेना था, और माइनस कर देंगे जितने देने थे, 18 और 2 कितना होता है, 18 2 2000, सीधा 1850 और माइनस 260, तो यह आ जाएगा आपका 4650 टोटल। ऐसे अमाउंट निकाल लो, ये 8 7 15 और 6 21, यानी 210 रुपये लेने हैं, और पेमेंट करना है मुझे 5 5 10 102 रुपये, 102 रुपये की पेमेंट करनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास 108 रुपये जो आपने रिसीव करना है, ठीक है। वाई को पे करना है ये, और आपने लेना है। तो अब बताते हैं ऐसा कौन सा तारीख है जहाँ पे वो सेटलमेंट कर दें, उसको क्या बोलते हैं, एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। क्या बताया था, बेस डेट, बेस डेट क्या था, 18 मई से टोटल प्रोडक्ट, देखो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव क्यों लिखा था, यही लॉजिक था, अगर ये नेगेटिव में आ जाता तो हम नेगेटिव कैलकुलेशन कर लेते, ठीक है, पीछे की तरफ जाके। तो ये हो जाएगा आपके पास 4650 डिवाइड बाय 108, तो 18 मई से 4650 को डिवाइड कर देंगे 108 से, तो ये राउंड ऑफ करके आ जाएगा आपके पास 43 डेज। तो अब काउंट कर लो, 18 मई से भाई, मई में कितने बच गए, 31 का होता नहीं, 13 प्लस 30 दिन बच गया, यानी 30 किसका, जून का, तो ये आ गया आपका ड्यू डेट 30 जून। 30 जून को अगर वो सेटलमेंट कर देता है, ठीक है, तो वहाँ पे किसी का लॉस नहीं होगा। तो कितना करना है, तो वाई को पे करने हैं, वाई हैव टू पेड रुपीज़
108 ऑन 30th जून। ठीक है, तो ये था। तो हमें कुल मिला क्या निकालना है, एवरेज डिविडेंड। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, इंटर ट्रांजेक्शन बोल सकते हो आप उसको, कॉन्ट्रैक्ट लेना और देना, तो आपने ऐसे कर लेना है। क्लियर इतनी बातें? तो लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर और मिले या पीछे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसमें एक लोन वाला रह गया और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला रह गया। तो मैं इन दोनों का क्वेश्चन क्या करूँगा ना, एक अलग से पार्ट बना के डाल दूंगा। फिलहाल आपने ये देखना है, अच्छे समझना है, वो भी इजी है। अगर आप उसे भी ध्यान से करोगे सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई करना। वो 2 क्वेश्चन जो बाकी बचेंगे अगले पार्ट में मिलेगा आपको। क्वेश्चन में से थोड़ा लेंदी बन गया ये वीडियो, तो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।